शाह घर चल, यहाँ क्या कर रहे हो? आदिल एक नफरत भरी नजर क्लब में मौजूद लोगों पर डालता शाह से बोला, जो एक के बाद एक शराब का गिलास अपने अंदर अंडी रहा था। मैं यहाँ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। शाह बेहनबन कर कका लगाकर बोला, अच्छा अब चलो। आदिल उसका हाथ पकड़कर बोला, नो अभी नहीं। शाह अपना हाथ ऊपर किए बोला, शाह हराम पीने से अच्छा है, घर चलो। आदिल ने सख्ती से कहा, अब क्या हलाल क्या हराम? शाह इतना कहता दूसरा गिलास भरने लगा। शाह, क्यों खुद को दलदल में घसीटते जा रहे हो? आदिल उसके हाथ से गिलास छीनता हवा बोला, तो उसको लाओ, वो निकाल देगी। मुझे इस दलदल से तुम्हें पता है, मुझे हर जगह वो नजर नहीं आती है, वो ना होकर भी है। शाह खोए हुए लहजे में बोला, पर हमें तुम्हें होकर भी नजर नहीं आ रहे, चलो यहाँ से। आदिल तंजिया आवाज में बोला, उसको कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई होगी, या मेरी मोहब्बत से मोहब्बत? शाह आदिल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता पूछने लगा, तुम्हारे पास क्या बस एक वही है जिसका हर वक्त फिक्र करते रहते हो? भूल क्यों नहीं जाते तुम उसको? क्यों खुद को ऐसा बना दिया है? अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट आओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी राह तक रहे हैं। आदिल गहरी सांस भरता बोला, मैं भी कुछ सालों से उसकी राह तक रहा हूँ। वो क्यों नहीं आती कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। क्या बस मेरा दिल उसके लिए तड़पता है? वो मुझे याद नहीं करती, उसका दिल नहीं चाहता मेरे पास आए। शाह का लहजा नम हो गया था, आंखें ज्यादा शराब पीने की वजह लाल हो थी। उसकी तरफ ऐसा होता तो तुम्हारी ये हालत न होती। आदिल ने संजीदगी से कहा, मैं क्या करूं? शाह उसके कंधे पर सर रखता बोला, तुम पाकिस्तान जाने की तैयारी करो, अपने दिल को राजी करो, क्या पता वहां उसका कोई शराब मिल जाए। आदिल ने सोच लिया था, और वो शाह को पाकिस्तान के लिए मना देगा। तुम उसको यहाँ ले आओ, उसे मेरी हालत का बताना खुद ब खुद चली आएगी। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं थी जो उसके दिल पर असर न छोड़ती थी कि बाद पेट की डरी उसको बुलाने के लिए, पर एक उसका चेहरा है जो एक पल के लिए भी नजरों के सामने से नहीं टकता। दिल पर ऐसी छाप है उसकी जो अगर कोई मिटाना चाहे भी तो मिटा नहीं सकता। नशा तारी होने से पहले ये शाह का आखिरी जुमला था। उसके बाद वो होश बवास से बेगाना हो गया था। यार शाहजह, तुम बच्चों को इतनी हसरत भरी नजरों से क्यों देखती हो? अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो कहा जा सकता था तुम्हारा बच्चा खो गया होगा, पर तुम वो भी गैर शादीशुदा। एन ने बस सदा पास साथ खड़ी शाहजह से कहा, जिसकी नजरें स्कूल विंग में मौजूद बच्चों पर थी। तुम हमेशा फजूल बोलती रहना, ऐसा कर नहीं ना। हसरत से उनकी तरफ देखने लगी, बच्चे तो बहुत मासूम और प्यारे होते हैं, तभी मैं देख रही थी। शाहजह रही की बार पा हड़बड़ा कर बोली, अच्छा शाही फिर मेरा बन हो। एन ने कंधे उठकाए, ये बस कब आएगी? गर्मी से मेरा हाल बुरा हो रहा है। शाहजह अपने दोपट्टा से चेहरा साफ किए बोली, जो तेज सूरज की तपश की वजह से सूख और पसीने से भीग गया था। आना तो चाहिए, वक्त हो गया है, और कभी कभी मुझे यूँ लगता है जैसे तुम नाजों से पली बड़ी हो। कई ने आफत में शरारत से कहा, जिस पर शांति के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट गई। बस आप। शांति ने बस को आता देखा तो एन से कहा, शक्ल अल्लाह का, अगर अभी भी ना आती तो मैंने बेहोश हो जाना था। एन शक्ल का सांस खारिज करती बोली, फिर दोनों बस की जाने पर जा मिल में क्या हाल हो? वो दोनों घर आई तो अंजलि को मुतमन देख कर एन ने पूछा, अंदर ला। अंजलि ने कहकर टेबल पर रखा मिठाई का डब्बा और दोनों के सामने क्या कांग्रेस। शांति ने मुस्कुराकर कहा तो अंजलि ने अपने सर को खन दिया। मैं जरा चेंज कर लो, खुद से पसीने की बदबू आ रही है। ऐन मिठाई से इंसाफ करती उठ खड़ी हुई। तुम भी फरीश हो जाओ, मैं तब तक सालन गर्म कर देती हूँ, रोटियाँ अभी नहीं बनाई। अंजलि ने खामोश बैठी शांति से कहा, मेरे कमरे के वॉशरूम का नल खराब हो गया है तो मैं तुम्हारा यूज करूँ? शांति को अचानक याद आया तो अंजलि से कहा, जरूर, और नल का पहले बता देती तो मैं प्लम्बर से कह देती। अंजलि ने इजाजत देते कहा, मेरे वहन से निकल गया था। शांति अपना बेग उठाती जवाब देने लगी। अंजलि ने उसको जाता देखा तो आवाज दीजिए। शांति ने पलट कर सवालिया नजरों से उसको देखा, सब ठीक है। अंजलि ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखा जो आज कद मुरझाया हवा सा था। सब ठीक है। शांति ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते जवाब दिया तो अंजलि मुतमन न हुई। शांति अंजलि के कमरे में आई तो गहरे सांस लेने लगी। 5 मिनट बाद यही अमल करके उसने खुद को पुरसुकून किया, फिर अपनी चादर उतार कर बेड पर रखी और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम कर उतरा। 23 मिनट बाद वापस आते उसने अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े और चादर लेकर कमरे से बाहर निकल गए, इस बात से बेखबर कि वो अपनी कीमती चीज यही छोड़कर चली गई थी। अगला दिन बुधवार का था। ऐन नरिकस थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाती नावल पड़ रही थी। अंजलि ग्रोसरी का सामान लेने मार्केट तक गई थी, जबकि शांति मगर के सामने अपनी बात सुलझा रही थी। यार शांति, जमाना कितना दूर चला गया है और ये नॉवलिस्ट की हीरोइन अभी तक वही की वही है।
एरिन ने मुंह बनाकर कहा तो शानजे उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। अब क्या पड़ गया नावल में? शानजे ने पूछा, यार कोई इतना मासूमा कैसे हो सकता है? मतलब आजकल की लड़कियां तो चलाकों मासी से कम नहीं, और ये राइटर्स कैसे हीरोइन को मजबूर जाहिर करती है जिनको कुछ पता नहीं होता, डरी सहमी रहती है। उनका हीरो किसी बच्चे की तरह उनको ट्रीट करता है। आई मीन सीरियसली ऐसा भी होता है क्या? कभी कभी उनकी मासूमियत पढ़कर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं शैतान हूँ। लड़कियों को तो ऐसे डरे सहने रहना चाहिए। एरिन अपने मुंह के हजार जाविये बनाती शानजे को बताने लगी, जब लड़का लड़की एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना तो वो एक दूसरे के लिए बच्चे बन जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना छुपा कर रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता, बल्कि ऐसे ही जिनसे हमें मोहब्बत होती है। हम उसकी अगोश पर दूसरों के साथ फ्री होना बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम पॉजिटिव हो जाते। हम चाहते हैं वो खुद को बस हम तक महदूद रखे, किसी तीसरे को अहमियत न दे। जो सोच पहले हमें बुरी लगती है, दूसरों से सुनकर फिर हम खुद भी अपनी मोहब्बत को पैर करने लग जाते हैं, क्योंकि जब दिल में मोहब्बत पैदा होती है तो साथ में उसको खोने का डर भी पैदा होने लगता है। शान से किसी तरह उसकी कैफियत में बोलती चली गई, हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। काफी देर लाइनस बोली, तुमने पर मैं ये कहना चाह रही थी, क्या लड़का इतना केरन होता है? पॉजिटिव लोन ये सब रेल में कहाँ होता है? बस नॉवेल्स या ड्रामों और फिल्मों में होता है। एरिन ने अपनी उलझन बयान की, 100 में से 10 तो जरूर हो गए। शांति ने मुस्कुराकर कहा, हाय काश उन 10 में से एक मेरे पास आ जाए। एरिन डाइजेस्ट को सेंस से लगाती खोए हुए लहजे में बोली, नॉवल पढ़ना कम करो, दिमाग खराब हो रहा है। शांति ने तासुब से उसकी तरफ देखा। शांति, तुम कॉलेज या यूही को जरूर रहोगी, वहाँ नहीं तो क्या कभी भी किसी से तुम्हें प्यार नहीं हवा, या किसी को तुमसे नहीं हवा? एरिन ने मुतजस्सिस होकर दरियाफ्त, क्या सेंट क्वेश्चन? शांति ने कहा तो एरिन बदबजा हुई, अंदरी लड़कों से कोसों दूर रखती है। एरिन ने बताया। शांति ने, जो अब हाथों में लोशन लगाने वाली थी, अपना एक हाथ देख कर ठटक दा। तुम्हें क्या हुआ? एरिन ने उसकी रंगत देखी तो ताजुब से पूछा, मेरी अंगूठी। शांति को अपनी आवाज़ खरी से आती महसूस हुई, अंगूठी? एरिन जी लग बड़बड़ाई, हर मेरी फंदर में जो होती है अब पता नहीं कहाँ चली। शांति हड़बड़ी ने कहती ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान पुलट करने लगी। एरिन हैरत से उस पर अमल देखने लगी। उसको शांति अपने हवासूर में नहीं लगी, लेकिन शांति, यार एक अंगूठी की तो बात है, यही कही होगी, हम मिलकर ढूंढते हैं। एरिन शांति के पीछे खड़ी होती बोली। शांति ने जैसे कानों में रुई डाली हुई थी, बता रही कि सुने वो अलमारी के सारे कपड़े फर्श पर फेंकने लगी। पागल हो वो क्या शांति, ये सब क्या कर रही हो? एरिन ने उसको होश दिलाना चाहा, वो भी। शांति उसको दूर हटाती कमरे से बाहर चली। एरिन हर वक्त बस उसकी पश्त देखती रहेगा। अरहान आज घर के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदने मार्केट आया था। जब उसकी नजर अंदरी पड़ी, जो खुद भी सामान देख रही थी, उस पर नजर पड़ते ही अरहान के दिल की एक बेवश हुई। उसने बेअख्तियार नजरों का जाविया बदला। उसको खुद पर हैरानी हो रही थी, कहाँ वो लड़कियों से दूर रहने वाला, और अब कैसे पहली मुलाकात में एक लड़की ने उसको अपनी तरफ टिकट कर लिया था, जिसके बारे में सवाई वो नाम के कुछ नहीं जानता था। क्या मुझे उसकी खूबसूरती टिकट कर रही है? अरहान ने खुद से सवाल करके अपनी नज़रों का मरकज अंदरी को क्या, जो घटनों तक आते रहे। ब्लू कलर के शर्ट फ्राक के साथ वाइट केपरी में मलबूस थी, बालों को कचर लगाए जोड़े में मकीद क्या था, जबकि दोपटा कंधों पर अच्छे से लपेटा हुआ था। उसके चेहरे पर सवाए सादगी के कज नहीं था। मेकअप के नाम पर आई लाइनर या लप बाल तक नहीं था, मगर फिर भी वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसकी सादगी और बेनियाजी टिकट कर रही है। अंदर से जवाब मौसूल हवा तो अरहान ने बेसाख्ता अपना हाथ सीने पर रखा। उसको लगा अगर वो यहाँ रहा तो दिल बाहर आ जाएगा। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो थी। अपने दिल की हालत से अरहान परेशान हो गया था। अंदरी जो चीज़ें लेती पसंद करती ट्राली में रखती जा रही थी। खुद पर किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई तो वो नज़रअंदाज कर, मगर जब नज़रों की तपश से अपने गाल दमकते महसूस हुए तो उसने यहाँ वहाँ नज़र घुमाई, पर सामने अरहान को देखकर वो एक नज़र में पहचान, पर उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते अपनी नजर से उसको देखा। फिर ट्राली घसीट कर चली। उस पे जाने के बाद कहाँ था जैसे किसी चीज़ का टेलीफोन टूटा था। वो जो मुकम्मल तौर पर उसको देख कर शहर में गिरफ्तार हो गया था। यकदम होश में आया, पर उसको दोबारा अंदरी नजर नहीं रही। जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि कैसा नजरबाज हो। अरहान मुंह बनाकर बड़बड़ाया। अंदरी जैसे ही घर में दाखिल हुई उसका सर चकरा के रह गया। उसको लगा जैसे वो गलत जगह आ, वो हाल में बेतरतीब सोफे कशमिश को कालीन पर गिरा देख कर वो हैरत से बहुत असर थी, मगर जैसे ही उसकी नजर शानसर पा पड़ी तो वो शापस उसकी तरह जो ताबिरों की कहा सारी चीजों को खी रही थी और ये उसको रोकने की जुतन कर रही। शान से ये सब क्या है, क्यों कर रही वो ऐसा? अंदरी ने हैरत से इस्तफसार किया, क्योंकि वो जानती थी शान से सफाई पसंद है।
फिर आज ऐसा क्या हो गया था जो वो ये सब कर रही थी? अंदर बच्चा हवा तो आर शानजे की कोई रंगून हो गए जिसकी वजह से उसने पागलों से ज्यादा पागल होने का मुजाहिरा किया है। एरी ने अंदलीब को देखा तो सबका सांस लिया। अंदलीब ने रंग का नाम सुना था तो उसने लबदार को तले दबाए। शानजे मेरी जान इधर मेरी तरफ देखो। अईन सूरी मरे मुस्तीक के मैं तुम्हें बताना भूल कल तो अंगूठी मेरे कमरे के वाशरूम में भूल नहीं कहा है वो। अब शानजे ने जैसे ही अंदलीब से सुना तो बीच में टोकते हुए पूछा मिलाती हो। अंदलीब अपनी हैरत पर काबू पाती यही बोल पाई। शानजे अब यहाँ वहाँ चक्कर लगाती बेचैनी से उसका इंतजार करने लगी। ये लो। अंदलीब ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई तो शानजे बना ताफिर किए उसको हाथ में लेती वहाँ से चली गई। अंगूठी किस हिसाब से शानजे के लिए ज़रूरी थी? क्या ज़्यादा महंगी थी जो वो इस तरह ही एकट करने लगा था? आप याद थी नहीं होती तो पता चलता कैसे वो अपने हवास खो बैठी थी। एरिन हंग खोले अंदलीब से बोली उसके दिल के करीब है। शायद अंगूठी देने वाला खास था या फिर वो किसी अपने की निशानी के बतौर उसके पास है, क्योंकि जहाँ तक मैंने शानजे को जाना है उसने कभी पशु को इतनी अहमियत नहीं दी। अंदलीब की संजीदगी में कई बार सुनकर एरिन लाजवाब हुई। अपने कमरे में आकर शानजे ने दरवाजे को ला क्या फिर वही दरवाजे से टेक लगाती बैठती चली गई जबकि अंगूठी हाथ की बैठी में मजबूती से पैर थी। शानजे ने अंगूठी खोलकर अंगूठी को देखा जो सादा मगर खूबसूरत डिजाइन से कुंदा थी। शानजे ने गौर से अंगूठी को देखा फिर साइड से तलिश करने लगी। उसको जब कर चंदनी ने छूता महसूस किया तो कैसी लार की तरह उस पर क्लिक किया जिससे अंगूठी की साइड ऊपर वो अपनी रिश्ते के करते ही शानजे ने देखा जहाँ किसी की छोटी सी प्रोफाइल पर मौजूद है। उस पर नजर पड़ते ही शानजे की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सस्ती का गला घूंटा। मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगी, शानजे भीगे लहजे में कहती अपने लब उस प्रोफाइल पिक पर रखे। आंखों से आंसू अभी भी जारी थे। यार तेरे पास तो बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। थेरा ने कैफे में बैठी फातिमा से कहा अगर नॉलेज के लिए नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाती पर मेरा जाना भी जरूरी है। फातिमा अपने चेहरे के सामने किताब रखती हीरा से बोली क्योंकि सामने आलम बैठा तो अपने दोस्तों के साथ था पर देख उसी को रहा था। जब फातिमा की उस पर नजर पड़ती तो वो या अपनी आंख बंद करता या फ्लाइन किस उसकी तरफ उछाल रहा था जिससे फातिमा तंग हो रही थी। आलम ये कर भी उसलिए रहा था ताकि फातिमा उससे लड़ने आ जाए। डोंट बी फतूपर। हरा ने उसको बोला तुम्हें नहीं पता क्या हम अपने सीनियर पे अंदर रहेंगे? फातिमा ने चल कर कहा तो हरा को समझ नहीं आया तो ये क्यों सीनियर्स में आलम भी होगा? फातिमा ने दादा पेश कर कहा। हिरा ने कुछ कहने के लिए लगवा यही थे जब आलम उनकी टेबल पर आया। हिरा शाबाश अपनी क्लास में जाओ। आलम ने हरा से कहा तो वो दोनों को मानी फैज नजरों से देखती चली गई। तुम कहाँ? फातिमा को उठते देखा तो आलम ने उसके हाथ पर अपना सफेद भारी हाथ रखा। फातिमा को अपने जिस्म में करने दूरता महसूस हुआ। उसने अपना हाथ खींचना चाहा पर आलम ने उसकी कोशिश को नाकाम बनाया। बैठो पहले, आलम ने संजीदगी से कहा। फातिमा ने इल्जा करती नजरों से उसको देखा। वो यहाँ बैठना नहीं चाहती थी। आलम की दावत कदों की खुशबू उसके हवास में अतल कर रही थी। उसको अपना आप उसके सामने पहले से ज्यादा मामूली लगा। फातिमा की नजर आलम के हाथ से होती उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ पर जहाँ उस पर सानुले रंग का हाथ आलम के सफेद हाथ में कई तब सजा। फातिमा परीज से आलम ने मोहब्बत से लबरीज लहजे में कहा तो फातिमा दोबारा अपनी जगह पर बैठ कर कहना है तो कहूँ मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकती। फातिमा ने आलम को बस खामोश खुद को देखता पाया तो कहा क्यों नहीं बैठ सकती? आलम ने सवाल पूछा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बैठने में दिलचस्पी नहीं। फातिमा ने करारा सा जवाब दिया मगर मुझे तो है। तुम्हारे साथ बैठने में तुम्हें देखने में हर एक बात जो तुमसे जुड़ी हो मुझे उसमें दिलचस्पी है। आलम ने मुस्कुराकर कहा तुम सवाए अपना वक्त बर्बाद करने के और कुछ नहीं कर रहे। फातिमा ने सपाट लहजे में कहा मुझे पता है एक दिन तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी, इसलिए मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि ये मेरा वक्त ज़ाया है क्योंकि तुम्हारे साथ रहा मेरा एक सेकंड तक कीमती है। आलम शिद्दत से गया हवा तो फातिमा उसको देखती रह गई जिसकी काली गहरी आंखों में वो अपना आप वाजा देख सकती थी पर जाने क्यों उसका दिल नहीं मानता था। सामने बैठा शानदार मर्द उसको अपना नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे साथ होकर भी वो साथ नहीं होगा। ऐसा क्यों महसूस होता इस बात से वो खुद अनजान थी। क्या हुआ? आलम ने उसको सोचों में गुम देखा तो सामने चटकी बजाकर उसको होश में लाना चाहा। कुछ नहीं मेरी क्लास का वक्त हो गया है। फातिमा बहाना बनाकर उठ खड़ी हुई तो आलम ने नरमी से उसकी कलाई पकड़ी। फातिमा ने अपनी आंखों को बंद करके खोला फिर सवालिया नजरों से आलम को देखा। आई नो यू फातिमा आंसली एंड आई नेवर अलाउ विदाउट। आलम ने संजीदगी से इजहार मोहब्बत किया तो फातिमा का दिल डूब के उभरा। उसने अपनी कलाई आलम से आज़ाद करवाई बना आलम पर नजर डाले। वो कैफेटेरिया से निकल कर आलम ने बेबसी से उसकी बेरुखी देखी। उसको अपनी आंखों में नमी का एहसास हुआ तो फौरन से अपनी जगह से खड़ा करा।
अशरफ ने दूर खड़े आलम को गहरी नज़रों से देखा था। उसने सोच लिया था अब उसने क्या करना है। जिस दिन आलम ने उस पर हाथ उठाया था तब से उसने आलम से बदला लेने का सोच लिया था। हेलो चचा जान, कैसे है? कॉलेज से फ्री होते ही अशरफ ने बख्तियार राजपूत को कॉल किया पूछा। बख्तियार राजपूत आलम के वालिद और अशरफ के चचा थे। मैं ठीक, तुम कैसे हो? और ये आलम कहाँ गायब है? हवेली चक्कर नहीं लगाता? बख्तियार राजपूत ने अपने रवैदार लहजे में पूछा। आलम के बारे में क्या बताऊं मैं आपको? अशरफ मसनूई अफसोस से बोला। क्या मतलब, क्या बताओ, कुछ हवा है? बख्तियार राजपूत ने संजीदगी से भरपूर आवाज़ में इस्तफसार किया। चचा जान, आप तो जानते हैं आलम की नेचर का शहर आते वो कैसे बिगड़ गया है। हर आती जाती लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती ही। अशरफ इतना कहते खामोश होकर बख्तियार राजपूत के बोलने का इंतजार करने लगा। तो इसमें मज़े का क्या है? बख्तियार राजपूत को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मज़े का उस बात में जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अशरफ सिर्फ फ़ोन को दूसरे हाथ में मुंतकिल करता बोला। साफ साफ बात करो, जो भी है। हमने ज़मीनों पर भी जाना है। बख्तियार राजपूत ने कहा। दरअसल आलम ने मुझ पर एक मामूली शक्ल व सूरत की लड़की वजह से आलम ने हाथ उठाया। उसका मानना वो उस लड़की से मोहब्बत करता है और चाहता है कि वो उससे शादी करेगा। अशरफ दिन के जाविये बिगाड़ता बोला। आलम को तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मैं बात करता हूँ उससे। बख्तियार राजपूत ने जैसे बाकी कुछ सुना ही नहीं था। आप बेशक उससे बात करें, पर मेरे बारे में नहीं, बल्कि उस बारे में कि वो लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। उस लड़की के आगे पीछे तो कोई है भी नहीं, हॉस्टल में पली बड़ी हुई है। अशरफ ने ज़ैफ़त लहजे में कहा। तुमने जैसा बताया हर आती जाती लड़की से उसका ताल्लुक है, तो जिसकी तुम बात कर रहे हो वो भी उन्हें जैसी होगी, इसलिए मुझे कुछ कहने या करने की ज़रूरत नहीं है ना। खुद उसको जब उसका दिल भर जाएगा। बख्तियार साहब सुकून से बोले। ऐसा नहीं, इस बार गुजरे 3 सालों से वो उस लड़की के पीछे ख्वाब हो रहा है जो उसको देखती तक नहीं, मरने मारने पर उतर आता है। पूरे कॉलेज में ये बात मशहूर की है कि फातिमा उसकी है, जिससे कोई लड़का फातिमा के आसपास से गुजरता तक नहीं। सख्त वारदात जो दे रखी है। आलम ने इससे पहले वो शादी करके आपके नाम और वकार को मिला मेट करे, आप उससे बात करे। अशरफ ने उनके कान धरे। तुमने खुद कहा लड़की आम शक्ल वसूरत की मालक है। उसके बरक्स मेरा बेटा खूबसूरती में किसी से कम नहीं, हर लिहाज से आला है। अगर वो इस बात लगाकर डराना करना चाहता है तो करने दो, गारंटी देता हूँ 1 माह तक शादी नहीं चलेगी। आलम रुकता कर छोड़ देगा उसे, फिर हम उसकी शादी अपने खानदान में से किसी खानदानी लड़की से करवाएंगे। बख्तियार राजपूत मगरूर लहजे में बोले। चचा जान, वो मैं तब परेशानी में कह गया फातिमा का बस रंग सारूला है, वरना नहीं नकश उसके बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही नहीं, आपका बेटा उसके पीछे पड़ा। अशरफ तस्वीर में फातिमा को लाता बोला। जो भी है आलम की जद है, वो लड़की कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं होगी, तुम देख लेना। बख्तियार राजपूत की बात पर अशरफ ठंडी सांस भर कर रह गया। आलम की वजह से परेशान हो। हरा ने सामान पैक करती फातिमा से पूछा, जो हदर्जा खामोशी का बुक बनी हुई थी। ये परेशानी तो 3 सालों से मेरे मुकदर में लिख दी गई है। क्या मेरी ज़िंदगी में अपने वसाइल कम है, जो अब आलम भी आ गया। दिन बदन उसकी जद बढ़ती जा रही है। फातिमा बेर को खुद से दूर करती परेशान कर लहजे में बोली। लिसन फातिमा, आलम वांट्स यू। हिरा उसके पास बैठ कर बोली। सीरियसली हिरा, ये कैसी चाहत है उसकी जिसमें बस वो खुद के बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में नहीं। मैं क्या चाहती क्या नहीं चाहती उसमें आलम को सिरे से कुछ रुकाव नहीं। फातिमा तमसफाना लहजे में गया हुई। ये चाहते मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान खुदगर्ज बन जाता है। तुम जानती हो आलम के जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं, पर तुम जान कर भी अनजान बन रही हो, जिससे आलम अब जद पर आ रहा है। हिरा ने उसको समझाना चाहा, जिस पर फातिमा ने सर झटका से भी नोशी करता है, शराब पीता है। हर एक खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और तुम चाहती हो मैं उसकी मोहब्बत पर एतबार करो। क्यों करो, कैसे करो, ऐसी कोई वजह भी तो वो मुझ में है। क्या है? मेरे पास ना अच्छी शक्ल ना उसके जैसा रस्पीटस कज भी तो नहीं। फातिमा अपना सर हाथों में गिराए बोली। मोहब्बत बेवजह होती है फातिमा, मोहब्बत करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती। और ख़ुद को इतना आम न समझो, क्योंकि तुम्हें आलम राजपूत चाहता है, जिसके पीछे कॉलेज की उसके सर्कल की सारी लड़कियाँ पीछे पड़ी होती है, पर वो 31 सालों से तुम्हारे जवाब का मुंतज़र है। वो तुमसे मोहब्बत करता है। इस बात का अंदाज़ा तुम इससे लगा लो कि उसने कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती या बदतमीज़ी नहीं की। उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए रज़त होती है, एहतराम होता है। उसकी मोहब्बत होश से पाक है। पूरे 2 साल तो वो बस तुमसे खामोश मोहब्बत करता रहा है। तुम्हें बना खबर किए वो तुम्हारी हिफाजत करता है।
इज़हार मोहब्बत तो उसमें अब 1 साल से क्या है, पर एक तो वो जो हर बार उसको अपने लफ्ज़ों से तकलीफ़ देती हो, उसको टकराती हो, जब वो अपनी सारी तकलीफ़ें भुलाकर तुम्हारे पास आता है तो तुम एक अलग तकलीफ़ उसे दे डालती हो। जरा उसके कंधे पर हाथ रखती बोलने पर आई तो बोलती चली गई। फातिमा सांस रोके हिलाकर एक एक लफ्ज़ सुनने लगी। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक शराब है। मैं उसके पीछे भागकर खुद को थकाना नहीं चाहती। वो एक राह का मुसाफिर नहीं, वो कभी एक जगह टिक नहीं सकता और मैं खुद को बेमौल नहीं करूँगी। फातिमा इतना कहती उठ खड़ी हुई। अपनी अनार आयरन को खो मत देना। आयरन एक हेरा है जो तुम्हारी बेरौनक जिंदगी को खुशियों से रोशन कर सकता है, तुम्हें तन्हाई से निकाल सकता है, तुम्हारी हर खुशी हर ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत रखता है। हरा ने कहा तो फातिमा बना जवाब दिए अपने काम में लग। आज उन सब ने तिरक पर जाना था जो 3 दिनों का था। सब तैयार होकर बस की जानिब जा रहे, जबकि आयरन बेरेले फुल 6-7 नील शर्ट वाइट जीन्स पेंट पहनता हाथ में गागल्स पकड़े बेची से फातिमा का इंतजार कर रहा था। शाह घने बाल माथे पर बेतरतीब से थे जो उसके चेहरे को मजीद वजीहा बना रहे थे, पर वो खुद से लापरवाह सामने की तरफ देख रहा था जहां अब फातिमा आती नजर आ रही थी। आलम के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने रहा था, क्या क्योंकि फातिमा भी ब्राउन लोग कमीज के साथ वाइट पाजामे में थी, साथ में वाइट दुपट्टा सर पर अच्छे से पहना हुआ था। काले रंग की शाल कंधों के अतराफ अच्छे से थी। आलम की नज़र उसके चेहरे से गुजरती हाथों पर पड़ी जहां वो अपना बेग नसीब करवा रही थी। वो बस के दरवाजे की जानिब खड़ा हो गया। फातिमा उसको नजरअंदाज करके जाने लगी, जबकि आलम की सरगोशी नुमा आवाज़ उसके कानों में टकराई। ये ट्रक हमारी ज़िंदगी बदल देगा, मैं और तुम हम हो जाएंगे। फातिमा ने नज़र उठाकर आलम को देखा, जिसके चेहरे पर आज अनूठी सी चमक थी, आंखों में एक कसम सा था। फातिमा का दिल जोर से धड़का। उसको आलम के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो उन्हीं सोचों में गुम थी जब आलम उसका बेग उसके हाथों से लेकर अंदर की जानिब चला गया था। फातिमा जो आलम की बात का मतलब समझने की कोशिश में थी, अपनी सोचों को झटक कर बस के अंदर आई, जहाँ एक लाइन में लड़के तो दूसरी लाइन में लड़कियां बैठी हुई थी। मेरे साथ बैठ जाओ, आलम ने शौक नजरों से उसकी जानिब देख कर कहा तो फातिमा ने उसको घोड़ा फिर चलती हुई हिरा के साथ बैठ गए। ऐसे में आलम उसको आराम से देख सकता था, क्योंकि उसकी चेहरा बस की बेग जानिब था और फातिमा का सामने की तरफ। यार कितना बुलंद सफ़र है आलम, तुम कट सुना दो, तुम्हारी तो आवाज़ भी मसुलैज़न है। ऐसे में हम सबका सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। बस चलना शुरू हुई तो आलम के एक क्लास फेलो ने उसकी तरफ देख कर कहा, यस 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 प्लीज प्लीज जरूर आलम, कोई रोमांच का सा गाना सुना दो, वी लो योर वॉइस। एक लड़के ने कहा तो पूरी बस में मुख्तलिफ कस्म का शोर था। सब आलम से कहने लगे। आलम की मुस्कुराती नज़रें फातिमा पर थी, जो सब पर बेजार सी नज़र डाल रही थी, जैसे उसको उन सब की बात पसंद नहीं आई थी। ज़रूर गाइस, क्यों नहीं सब बारी बारी अपना फेवरेट गाना गाएंगे। मैं जो गाने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सम वन स्पेशल पर्सन के लिए है। आनंद फातिमा को अपनी नज़रों को हिसाब में लेता बोला तो सब ने याहों का नारा लगाया। तुम हो तो लगता है, नहीं ना हो तो लगता है, क्यों हो तो वो तो उल्टा है, मन ये ना हो तो बहरा सा है, क्यों होश पे तो रहना तुम साथ में, वो बुरे अच्छे हालात में ज़िंदगी भर रहना तुम साथ में, वो बुरे अच्छे हालात में साथ मेरे, वो साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे। आलम की खूबसूरत आवाज़ गूंजी तो सब जैसे खुश से रहे थे। फातिमा की अपनी हालत वह होने लगी थी, ऊपर से आलम की पुरतपश नज़रें उसको परेशान कर रही थी, क्योंकि आलम गाते वक्त मुसलसल उसको अपनी नज़रों को हिसाब में लिए हुए था। सारे सारे बेचारे नींद से हारे पर तुम्हें और हमको सोना है, क्यों गए पर तुम ना जाओ, यहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हें जाने की जल्दी इतनी है, क्यों हो फिर तो जलना तुम साथ में बनते रहना करते दिन रात, ये जिंदगी भर रहना तुम साथ में, हो बुरे अच्छे हालात में साथ मेरे, वो साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे। आलम बहता हवा फातिमा की तरफ आकर अपना हाथ उसके सामने क्या को वो हैरत से उसको देखने, जो नजरों के इशारे से अपना हाथ देने का क्या रहा, जिसको समझते हो भी वो फिर बनी बैठी गली पर फैला ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्त आलम के हाथ में दी, जिस पर आलम दहरी मुस्कुरा उसको सामने करता खुद के फट डांस का स्पीड देने लगा। अपने दिल में बनाकर धड़कन मुझको तुम्हें रखना ही होगा, डरते हो क्यों, पागलपन की हदें तोड़ो ना आकर, ना जाने तुमने खुद को रोका है, क्यों मैं जमीन हो तुम हो आकाश में, और थोड़ा और आकाश में उस पे तो रहना तुम साथ में, हो बुरे अच्छे हालात में जिंदगी भर रहना तुम साथ में, हो बुरे अच्छे हालात में साथ में, वो साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे। डांस करते वक्त फातिमा ने बहुत कोशिश की आलम से दूर होने की, पर आलम की गिरफ्त उस पे हाथ और कमर का मजबूत थी, जिससे वो कल था कसती गाने के खत्म होकर हिस्सा ने उत्तम शुरू की। आलम ने अपना सब फातिमा से दूर न था और फातिमा ने अपना हो, यार आलम तुम तो छा गए, एक लड़की ने आलम से कहा, जो तब दिलजोई के साथ फातिमा का दुपट्टा सही कर रहा था, जो थोड़ा सर से ढक गया था। फातिमा अब तुम भी कर सुना दो, पहले लड़के ने फातिमा से कहा, जो अपना हाथ आलम के हाथ से छुड़वाने की कोशिशों में थी।
मुझे नहीं आता। फातिमा ने बेज़ारी से जवाब दिया, गाना नहीं तो कट। और जैसे आयरन ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में समवन स्पेशल के लिए गाया। अब की असरार किया गया तो फातिमा का हरकत करता हाथ थम सा गया, जबकि आयरन उसको देखने लगा, जबकि दिल में बेचैनी थी। फातिमा क्या कहेगी? मैं बस ये कहूँगी। मुस्तर आयरन राजपूत ने जो अपनी ज़िंदगी के समवन स्पेशल के लिए गाया, उस गाने में तो लड़का लड़की नहीं मिलते, क्योंकि लड़की मर जाती है। फातिमा तंजिया नजरों से आयरन को देखती बोली, जहाँ उसकी बार बस में बैठे सब लोग साकत हुए थे, वही आयरन को लगा जैसे उसको दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। फातिमा के हाथ पर उसकी पकड़ कमजोर हो थी, जिस पर फातिमा मौका गनीमत जानती अपनी जगह पर बैठ गया। बाकी का रास्ता आपस में मस्ती मजाक में गुजरा। मतलूबा जगह पहुंचकर सब बारी बारी बस से उतरने लगे। फातिमा जाने लगी तो आयरन उसके रास्ते में हाय हवा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आयरन उसके बाजुओं को पकड़ता सख्त लहजे में बोला, क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैंने बस एक बात कही, गाने के मुताबिक तुम्हें क्यों बुरा लगा है? फातिमा अपने बाजुओं पर उठती टेस्ट को नजरअंदाज करती घुराकर बोली, तुम्हें पता है मैंने ये सूट तुम्हारे लिए गाया था, फिर भी तुमने बस मुझे तकलीफ देने के लिए कहा ना। आखिर क्यों हर बार तुम मुझे तकलीफ देती हो? क्यों मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज करके उसको बेमोल करती हो? आदम उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखता अपनी गिरफ्त नरमी करके बेबसी से गया, हवा तू मेरा पीछा छोड़ दो, आज़ाद कर दो खुद को। बुरा की तकलीफ सहने से ऐसे मुझे भी सुकून मैसर होगा जो तुम्हारी वजह से गायब हो गया है। फातिमा संदगी से बोली। आयरन ने मुंह खोला ही था कुछ कहने के लिए, जब एक कॉलेज फेलो ने बस से बाहर खड़े हुए कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? आ जाओ बाहर, अपना हाथ बनाओ। सब लोग वही कर रहे हैं, मैं तो लैटस का बंदोबस्त करने वाला हूँ, वो लड़का अपनी कहकर चला दिया था। फातिमा भी आयरन से दूर होती बाहर जाने लगी। फातिमा के जाने के बाद आयरन अपने बालों में हाथ फेरता खुद को पुरसुकून करने लगा। सब ठीक है? हला ने फातिमा से पूछा। हम। फातिमा ने बस इतना कहा, देखो फातिमा, यहाँ तुम कुछ भी आयरन से मत कहना, जिससे वो आप से बाहर हो। कॉलेज में उसकी पोजीशन का तुम्हें भी अंदाजा है। फिर ने दूर खड़े आयरन को संजीदा तासरात लिए खड़ा देखा तो कहा, मुझे क्या जरूरत है उसको कुछ कहने की? फातिमा सर झटक कर बोली, गई लकड़ियाँ जमा हो चुकी है, सारा सामान भी सेट हो चुका है, अब ये बताओ उस वक्त चाय कौन कौन बनाएगा? हला और फातिमा का क्लास फिर वो जवाब उनसे बोला, फातिमा को अच्छी आती है चाय बनाना, पर खाने का कब सोचा है या नहीं? हिला ने जवाब देकर पूछा, हाँ सामने एक ढाबा है। फातिमा ने जवाब दिया, अरे ढाबा क्यों? बारबेक्यू का बंदोबस्त क्या है? आलम ने कॉलेज के इंचार्ज की मशूरा भी दिया था, जवाब ने फखरी और लहजे में कहा। तो सब खुश हुए सवाए फातिमा के।